हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और मजेदार सी लव स्टोरी के साथ। सीरीज का नाम है लाइफ इज ड्रामा और इसकी स्टोरी क्या है ये जानने के लिए हम जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि जब तक आप लोग ये वाला एपिसोड देखना खत्म करेंगे तब तक मैंने इसका सेकंड एपिसोड भी अपने न्यू चैनल मिनी ड्रामा वर्स पे अपलोड कर दिया होगा, जो मुझे कुछ कॉपीराइट इश्यूज की वजह से बनाना पड़ा। और मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे वहाँ पर भी जरूर सपोर्ट करेंगे, तो ये वाला एपिसोड देखने के बाद उसे भी जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए इस सीरीज की नई वीडियोस भी ले आऊंगी। एपिसोड के शुरुआत में हमें शेन गुआन फैमिली के बारे में बताया जाता है कि फर्स्ट डे ही जब कंपनी बनी तो बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ गया। इसी वजह से बहुत सारे लोग कंपनी के बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें हमारे पैसे वापस करो, आप लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है। ये सारी बातें न्यूज में भी चल रही थी। यहाँ दूसरी तरफ हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने किसी पार्टनर से ही कह रही थी कि शेन गुआन फैमिली के जियाओ को तो हमने खत्म कर दिया है, अब बारी उसकी बेटी की है, तो जल्दी से चूजी को भी ढूंढो ताकि मसला जड़ से ही खत्म हो जाए। उस लेडी के आदमी मिस्टर जियाओ की बेटी चूजी को ढूंढ रहे होते हैं, जबकि चूजी हमारे मेल लीड यंशु के साथ थी। वो इसे बता रहा था कि अब से तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कि तभी उन दोनों को उस लेडी के आदमियों ने ढूंढ लिया, जिन्हें देखते साथ ही यंशु उनको संभालने लगा और चूजी से कहता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, इन लोगों के हाथ बिल्कुल मत आना। यंशु की बात मानकर चूजी भी वहाँ से भागने लगी। वो अंधेरी रात में उस रोड पर भागती ही चली जा रही थी। साथ ही साथ उसे अपने डैड की बातें याद आ रही होती है कि अब से शायद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ ना रहूं, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, अपना बहुत ख्याल रखना। यही सोचते सोचते वो रोड पर नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी चली गई। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो कौन और किस फैमिली से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट सीन 15 साल बाद का दिखाया गया, जहाँ चूजी की लाइफ में सब कुछ बदल चुका था। उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। अब उसकी ये मॉम उसकी एंगेजमेंट एक ओल्ड मैन से करवाना चाहती थी, जिन्हें वो बता रही थी कि मिस्टर वोंग आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, इस लड़की को मैंने अडॉप्ट किया था, इसे मेरी हर बात माननी होगी, मैं आपकी एंगेजमेंट उसे करवा कर ही छोड़ूंगी। साथ ही वो चूजी को भी बाहर आने की आवाजें दे रही होती है, जिसका नाम उन्होंने डिंग डोंग रखा था कि तुम अभी तक उठी नहीं, जल्दी से बाहर आओ। चूजी भी बाहर आकर कहने लगी कि अच्छा ये आप मुझे आवाजें दे रही थी, बाहर काफी सारे कुत्ते भौंक रहे थे तो मुझे लगा कि शायद ये उन्हीं की ही आवाज होगी। खैर मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, इसलिए मैं नाश्ता नहीं करूंगी, ऑफिस जा रही हूँ। उसकी मॉम गुस्सा हो गई कि हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो, और हाँ आज तुम्हारा एंगेजमेंट डे है, मिस्टर वोंग के साथ मैं तुम्हारी एंगेजमेंट करवाने वाली हूँ, चाहे तुम इस बात के लिए राजी हो या ना। यहाँ चूजी इस बात को सुनकर शॉक्ड हो गई। वही दूसरी तरफ हमें यंशु को दिखाया गया, जो कॉल पर किसी से पूछ रहा था कि मैंने जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा उसका क्या बना। असिस्टेंट लाओ भाई बताने लगा कि अच्छा आप उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो 15 साल पहले ही खो गई थी। उसके बारे में मुझे इतना ही पता चल पाया कि उसे किसी लेडी ने अडॉप्ट किया है और उसका नाम डिंग डोंग रखा। फिलहाल वो किसी होटल में एज अ क्लीनर काम करती है। यहाँ मिस्टर वोंग चीजी से कह रहा था कि तुम गुस्सा तो मत करो ना, हम दोनों जल्दी ही फैमिली बनने वाले हैं, मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। इसके जवाब में वो बोली कि मेरे ग्रैंडपा की उम्र के होकर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। ग्लास ऑफ वाटर भी उनके ऊपर फेंक देती है और अपने ऑफिस के लिए जाने लगी। उसकी मॉम ने उसे वहीं पर रुकने के लिए कहा, जिसके जवाब में वो बोली कि आप मेरी रियल मम्मी नहीं, इसलिए आप मेरी लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकती और आपके कहने पर मैं यूँ किसी से शादी भी नहीं करने वाली। नेक्स्ट सीन में यंशु को दिखाया गया, जो कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका और एक होटल रूम में ठहरने के लिए आया था। वही चूजी भी अपनी जॉब पर पहुंच चुकी। हर दिन को वो अपने लिए एक नया दिन कहती है, लेकिन हमेशा की तरह वो आज भी जॉब पर लेट थी, जिसके लिए फोन पे ही उसके बॉस उसे डांट रहे होते हैं और पूछ रहे थे कि क्या तुमने उस रूम की सफाई कर ली। चूजी ने पहले तो लेट आने के लिए माफी मांगी और फिर कहती है कि बस मैं उसी रूम में ही सफाई करने के लिए जा रही हूँ, जिसके बाद वो उस रूम में पहुँच गई। यहाँ सब कुछ इतना डिसिप्लिन से देखकर वो सोच रही थी कि गेस्ट अभी तक नहीं पहुँचा क्या, कि तभी उसने वॉशरूम में किसी मेल को देखा। साथ ही फोन पर रिंगटोन बजती है, जिसे देखने के लिए यंशु वॉशरूम से बाहर आने लगा और उसके आने से पहले पहले ही यहाँ चूजी बेड पर लेट गई। खुद को कंबल में भी छुपा दिया ताकि गेस्ट उसे देख ना पाए। उधर यंशु कॉल उठाकर स्टाफ मेंबर्स को अपना रूम नंबर बताते हुए कह रहा था कि प्लीज यहाँ की सफाई कर दे। रूम नंबर सुनकर यहाँ चूजी सोचने लगी कि ओ गॉड मैं तो गलत रूम में आ गई हूँ, अब क्या करूँ, कहीं ये गेस्ट मुझे देख ही ना ले। जहाँ वो बेचारी अभी इस टेंशन में थी कि तभी अचानक से उसके फोन पर भी बेल बजने लगी। दूसरी तरफ यहाँ यंशु खड़ा सोच रहा था कि ये किसका फोन है, जबकि चूजी ने तो खुद को अच्छे से छुपा लिया। फोन को ढूंढते ढूंढते आखिरकार यंशु ने उसे ढूंढ ही लिया। चूजी ने तो अपनी पूरी कोशिश की कॉल को अटेंड
करने की। उसकी मॉम उसे बातें सुना रही थी कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही, जबकि चूजी बड़े मजे का रिएक्शन देते हुए कहती है कि सॉरी मिस्टर, ये मेरा फोन था, और फौरन उसके रूम से बाहर भाग गई। नेक्स्ट सीन में यंशु अपने असिस्टेंट को बैठकर बता रहा था कि मैं इस होटल के सर्विस के अगेंस्ट कंप्लेन करूंगा। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की, और फिर वो मेरे बेड पर लेटी हुई थी। यहाँ बैठकर वो गिले शिकवे कर रहा था और पीछे ही बेचारी डिंग डॉग अपनी मॉम के साथ पकड़न पकड़ाई खेलती रही। वो लोग इसे रुकने के लिए कह रहे थे, जबकि ये कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली, मैं किसी भी हाल में इस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी, प्लीज कोई मेरी हेल्प करे, कोई मुझे बचाए इनसे। यंशु ने जब मुड़कर देखा कि कोई लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही है, तो उसको देखकर इसे याद आया कि ये तो वही लड़की है जो मेरे रूम में घुस आई थी। मिस्टर वोंग चूजी से कह रहा था कि प्लीज रुक जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे ऐसे भाग क्यों रही हो, जबकि वो कहती है कि तुम लोग मुझसे दूर रहो, मैं इससे शादी नहीं करने वाली। उन लोगों से बचने के चक्कर में वो स्विमिंग पूल में गिर गई, जबकि उसे स्विमिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। इधर उसकी मॉम मिस्टर वोंग से कह रही थी कि तुम स्विमिंग पूल में कूदकर उसे बचा क्यों नहीं रहे हो, वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। मिस्टर वोंग बोला कि मैं स्विमिंग पूल के अंदर कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो स्विमिंग करना भी नहीं आता। इधर यंशु चाहे इस लड़की को नहीं जानता था, मगर इसे ऐसे मरते हुए भी तो नहीं देख सकता, फौरन से स्विमिंग पूल में कूद पड़ा। वहाँ चूजी की एक एक करके उसकी पुरानी मेमोरीज वापस आ रही थी, जब यंशु ने उसे कहा था कि आज से मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और उसे वहाँ से भागने के लिए कहा। उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये सारी मेमोरीज किसकी है और मैं इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही हूँ। उसे ऐसी हालत में देखकर यंशु ने उसे रिलैक्स करने के लिए किस कर दी, ताकि वो सेफ फील करे, और फिर उसे उठाते हुए वहाँ से ऊपर ले आया। बाहर निकालने के बाद भी वो मुसलसल चूजी का नाम ही लेती रही। शायद उसे ये नाम पहले खुद भी नहीं था पता, क्योंकि उसका अब का नाम डिंग डोंग होता है, लेकिन यंशु ने उसे पहचान लिया। वो उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में उसने यंशु के हाथ पर जोरों से चक्की काट दी, जिसके साथ ही उसे होश आया और पूछने लगी कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे ये कपड़े ये किसने बदले। गुस्सा तो यंशु को अभी भी आ ही रहा था, लेकिन कहने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरी फीमेल असिस्टेंट ने बदले हैं। लो भाई, तुम बाहर जाओ, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो चूजी को एक पेंडेंट दिखाते हुए पूछने लगा कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो बोली कि ये तो मेरा है। यंशु ने उससे पूछा कि क्या कभी तुम हैंडी रोड पर गई हो। वो बोली कि पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से मुझे कुछ मेमोरीज आ रही है। जब मैं उस रोड पर भागती ही जा रही थी, अचानक से नीचे गिर पड़ी। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन चूजी चूजी यही नाम मैं पुकारती रही। अब तो यंशु ने भी उसे पहचान लिया था। उसे चिन से पकड़ते हुए बोला कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। नेक्स्ट सीन में यंशु ने उसे उसके बारे में सब कुछ बता दिया था, तो वो कहने लगी कि अगर मैं सच में ही शेनगुआन फैमिली से हूँ और मेरा नाम चूजी है, तो फिर आप कौन हो। वो बोला कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ, उन्होंने ही तुम्हें मेरे हवाले कर दिया था तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जैसा कि मैं तुमसे सीनियर हूँ, तो तुम मुझे अंकल कह सकती हो। अंकल तो ये कह दे, मगर उसका क्या जो अभी कुछ देर पहले इसने चूजी को किस किया। दोनों ही उस किस को लेकर ऑकवर्ड फील कर रहे थे, तो यंशु ने सॉरी कर दी कि वो सिर्फ एक इंसिडेंट था। आफ्टर दैट चूजी पूछने लगी कि अंकल यंशु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे डैड को क्यों फंसाया गया, उनका तो कोई कसूर भी नहीं था। वो कहने लगा कि मैंने सबूत ढूंढने की कोशिश की थी, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। चूजी फौरन से बोल पड़ी कि मैं उस फैमिली में वापस जाऊंगी, ताकि मैं अपने डैड की बेगुनाही के सबूत ढूंढ सकूं। इस पर यंशु ने उसे मना कर दिया कि नहीं, वहाँ जाना तुम्हारे लिए डेंजरस होगा, मैं तुम्हें अब्रॉड भेज रहा हूँ ताकि तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर सको। चूजी ये सुनकर गुस्सा हो गई कि पहले मेरी वो मॉम थी और अब आप भी मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी अब्रॉड नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं उस फैमिली में वापस जाना चाहती हूँ। ये कहते कहते वो अचानक से उसके ऊपर गिर पड़ी और बोतल टूटने की वजह से यंशु को चोट लग जाती है। ये देखकर चूजी उससे माफी मांगती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे उस फैमिली में वापस भेज दो, मैं अपने डैड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसी हद तक तो यंशु भी पिघल चुका था, लेकिन एंड टाइम पर दूसरी तरफ से लाओ भाई पहुँच आया, जो इन दोनों को ऐसे देखकर सॉरी करते हुए बाहर जाने लगा। यंशु ने उसे रोक लिया और बताया कि कल इसे शेनगुआन फैमिली ले जाने का बंदोबस्त करो, लेकिन हाँ, एक बात तुम जान लो कि आपसे तुम जिंदा रहो या नहीं, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में दोनों मिलकर चूजी को शेनगुआन फैमिली के बाहर ले आए और बताया कि यही वो घर है, अपना ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। चूजी ने उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि शायद आपका ये एहसान मैं कभी भी ना चुका पाऊँ। तो वो बोला कि अगर तुमने इस फैमिली में अपनी आइडेंटिटी हासिल कर ली, तो तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हो। अब जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले। उसके जाने के बाद यंशु ने लाओ भाई को बताया कि किसी को अरेंज करो जो कि इस पर नजर रख सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसे कोई भी नुकसान पहुंचे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से
सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे लाने वाली वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। अब बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ, जहां मैनेजर चूजी को शेनगुआन फैमिली में ले आया था, साथ ही साथ वो उसे इस फैमिली के बारे में बता रहा होता है। फिर लाकर उसे मेड्स के सुपरवाइजर मिस होंगबो के हवाले किया और बताया कि आज से ये भी आपके अंडर ही बाकी सब की तरह काम करेगी। नेक्स्ट सीन में अपना यूनिफॉर्म चेंज करते हुए चूजी काफी ज्यादा खुश थी कि फाइनली मैं इस घर में आ गई हूँ, तो अपने डैड के बेगुनाही के सबूत भी ढूंढ ही लूंगी। आफ्टर दैट मिस होंगबो सभी को लेक्चर दे रही थी कि जैसा कि हम इस फैमिली में आ चुके हैं तो हम सभी एक फैमिली की तरह हैं। जिसके बाद मैनेजर चूजी को इस घर में रहने वाले लोगों के बारे में बता रहा था कि लेफ्ट साइड पे रूम मिस चुआन का है जो कि हमारे बॉस की बेटी है, और राइट साइड वाला रूम मिस जिया का जो कि हमारे बॉस की ग्रैंड डॉटर है। तुम्हें इन दोनों को ही अच्छे से सर्व करना होगा, और हाँ लिमिटेशन ये है कि तुम सेकंड फ्लोर पर तो जा सकती हो मगर थर्ड फ्लोर पर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ जाना मना है। इसी से ही चूजी ने अंदाजा लगा लिया कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मॉम डैड का रूम थर्ड फ्लोर पर है, अगर मुझे कोई सबूत चाहिए तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। और शायद ही इस फैमिली के मेंबर से डील करना इतना आसान काम भी नहीं। मैनेजर से कहती है कि मैं आपकी सारी बातें समझ गई, जिसके बाद मैनेजर तो वहाँ से चले गए। अभी यहाँ पर जिया स्टेयर से चलते हुए आ रही थी, जिसे देखकर चूजी काफी ज्यादा नर्वस हो गई। उसके मुंह से तो कुछ भी नहीं निकल रहा था, जबकि जिया उसे पूछने लगी कि मुझे देखने के बावजूद भी तुमने कोई ग्रीटिंग्स नहीं की, क्या ये तुम्हारे मैनर्स है? वैसे तुम हो तो काफी प्यारी, तुम यहाँ मेड क्यों बन गई हो? ओ लड़की, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अगर तो तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं यही तुम्हें फायर कर दूंगी। चूजी बोली कि अभी अभी स्टेयर से आते हुए आप अपनी वॉच को देख रही थी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जहाँ कहीं भी जाना चाह रही है उसके लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी। फिर कुछ फास्ट ट्रेन्स और फ्लाइट्स के बारे में बताती है जिनकी टाइमिंग अभी कुछ देर बाद की ही थी कि अगर आप चाहे तो आप उनके लिए टाइम पर पहुंच सकती है। जिस तरह उसने सारी डिटेल सेकंड लेडी मिस जिया के सामने रखी, ये देखकर जिया काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। तब तक मैनेजर भी वहाँ वापस पहुँच आया था। जिया उसे कहने लगी कि इस लड़की को मेरे सारे काम समझा दो, आज से यही मेरी डेली रूटीन का ख्याल रखेगी। इधर चूजी सोच रही थी कि चलो भला सर से तो टली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लोगों से डील करना इतना आसान काम होगा। अगर तो मुझे कोई सबूत ढूंढने हैं तो मुझे रात में ढूंढने होंगे। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया। ऑलमोस्ट काफी देर हो चुकी थी, मगर चूजी चाहती है कि वो आज के रात ही सारा काम निपटा ले, इसलिए वो अभी तक भी यहीं पर सफाई कर रही होती है। इसी दौरान उसे जिया के हस्बैंड विजिन ने देख लिया, जो कि एक प्ले बॉय होता है, और चूजी को भी देखकर उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। चुप चुप से उसे देख रहा था। चूजी अपना यहाँ पर सारा काम समेट कर अब थर्ड फ्लोर पर जाती है, क्योंकि अब रात थी और किसी को ज्यादा पता भी नहीं चलेगा। विजिन भी उसके पीछे पीछे ही जाता गया। इधर चूजी मौका ढूंढकर उस रूम में जाने लगी जो कि उसे अपने मॉम डैड का रूम लग रहा था। विजिन भी उसे चुपके से फॉलो करता रहा। रूम में पहुंच जाने के बाद चूजी ने देखा कि ये रूम किसी के भी यूज में नहीं, और जब उसने अपने साथ साथ मॉम डैड की पिक्चर देखी तो उसे यकीन हो गया कि ये उसके मॉम डैड का ही रूम है। साथ ही उसे पास्ट की मेमोरीज याद आ रही थी, जब वो तीनों ही एक हैप्पी फैमिली की तरह लाइफ गुजारा करते थे। उसने ठान ली कि मैं अपने मॉम डैड का बदला जरूर लूंगी। वो भी यहाँ सबूत ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी कि दूसरी तरफ से बियर की बोतल नीचे गिर पड़ी, जो कि वेंसिन से ही गिरी। चूजी उसे देखकर शॉक्ड हो गई, जबकि ये कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर आना मना है? वो कहती है कि मैंने नीचे सारी सफाई कर दी, तभी मैं ऊपर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मिस्टर जियाओ के रूम को भी साफ कर लिया जाए। यहाँ वेंसिन को उस पर शक होने लगा कि अच्छा तो तुम्हें मिस्टर जियाओ का नाम तक पता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी शेनगुआन फैमिली के पैसों में ही इंटरेस्ट है? अगर ऐसा है तो फिर तुम भी मुझे फॉलो करो, जो कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। चूजी बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। इतनी आसानी से तो वो इसकी जान छोड़ने वाला नहीं था, मगर चूजी ने उसे खतरनाक जगह पर एक किक मारी, जिसकी वजह से उसकी जान छूट जाती है, और फिर फौरन वहाँ से भाग निकली, उसे इस रूम में बंद करके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जिया के रूम में आ गई थी, जहाँ से उसे वेंजिन का फोन नीचे पड़ा हुआ मिला, जिसे उसने अपने पास रख लिया ताकि बाद में उसके पास सबूत हो। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया, जहाँ वेंजिन को व्हीलचेयर पर दिखाया जाता है। वो मेट से कह रहा था कि तुम्हें हो क्या गया है, तुमसे एक व्हीलचेयर भी नहीं चलाई जा रही, जल्दी से मुझे ऊपर लेकर जाओ। अगर मेरी वाइफ पहुंच जाई तो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे पाँव को क्या हुआ। तब तक वहाँ जिया पहुंच गई, जिसकी आवाज सुनकर मेड वहाँ से भाग जाती है कि मुझे अब जाना चाहिए, और बेचारे वेंजिन की तो अब खैर नहीं। जिया आते साथ ही उससे पूछने लगी कि मुझे गए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुमने मेरे पीठ पीछे इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी जान बचाने के लिए वो बोला कि इसमें मेरी क्या गलती, उस लड़की डिंग डोंग ने मुझे ड्रंक किया था ताकि वो मुझे एम्बेरस कर सके। तभी दूसरी तरफ से मिस होंगबो चूजी का हाथ पकड़कर उसे सामने लाते हुए कहती है कि आपका हस्बैंड झूठ बोल रहा है, वो जानबूझकर इसे बुली करना चाहता था। अगर इस
लड़की ने खुद अपनी जान ना बचाई होती तो पता नहीं ये तो क्या कुछ कर लेता। उन्हें लग रहा था कि जिया इनका साथ देगी, लेकिन जिया ने उनको पीछे पुश कर दिया, ये कहकर कि ये मेरा हस्बैंड है, इसके साथ क्या करना है ये तुम मुझे सिखा रही हो, यू पुअर लेडी। साथ ही उनको जॉब से फायर भी कर दिया, जिस पर मिस होंगबो उनसे माफी मांगने लगी कि प्लीज मुझे फायर मत करे, मैं अपनी फैमिली को कैसे संभालूंगी। जबकि वेंसिंग को ये सारा सीन देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था कि जिया ने इन दोनों की बात नहीं सुनी और उसे अभी भी मेरी ही बात पर यकीन है। मिस होंगबो को ऐसे रोते हुए देखकर चूजी बोली कि मिस जिया, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस बात को बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करूंगी, लेकिन आप प्लीज इनको फायर मत करें। जबकि जिया उल्टा इसे ही बातें सुनाने लगी कि अच्छा इसको छोड़ दूं, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंने अपना ख्याल रखने के लिए कहा था, अपने हस्बैंड का नहीं, यू प्रीटी बिच। जो कहने के बाद वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, मगर एंड टाइम पर ही फर्स्ट लेडी मिस चुआन पहुंच आई, जो आते साथ ही कहने लगी कि अरे अरे इस बार मेरी नाइसी को किसने बुली कर लिया है। जिया बोली कि आंटी इससे आपको क्या लेना देना, मैं बस सर्वेंट्स के साथ डील कर रही हूँ, आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह से ये दोनों आपस में बातें कर रही थी, इसे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि चुआन चूजी से पूछने लगी कि क्या मेरी नाइसी ने आप दोनों को बुली किया, अगर तो आप पुलिस को कॉल करना चाहते हो या फिर आपको कंपेंसेशन चाहिए तो मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगी। इधर जिया बोली कि चुआन ये तुम क्या कह रही हो। वो कहती है कि अच्छा तो अब तुम मुझे आंटी भी नहीं कहोगी, सो रूड, इसके बारे में तो मैं ओल्ड मैन को जरूर बताऊंगी। थोड़ी सी पावर्स होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करो। अब जब जिया खुद भी फंस रही थी तो वो इन दोनों से कहने लगी कि इस बार तो मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, मगर ये आखिरी चांस है। जब वो जाने लगी तो चूजी उनके करीब जाकर कहती है कि मिस जिया, मेरे पास आपके हस्बैंड के खिलाफ सबूत है, वो आपको चीट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को साथ में दिखाया गया, जहाँ चूजी जिया से कह रही थी कि आप भी अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती ना, क्योंकि जाते हुए आपके हाथ में वेडिंग रिंग थी जो कि वापस आते हुए नहीं थी। वो बोली कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो, या फिर तुम्हारी मेमोरी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। चूजी बोली कि मैं जानती हूँ आप अपने हस्बैंड से जान छुड़ाना चाहती हैं। मेरे पास बैकअप में उनका फोन है, जिससे पता चल जाएगा कि वो चीटिंग कर रहा था, और फिर मैं गवाही भी दे दूंगी। आपके लिए उसे डाइवोर्स लेने के लिए इतने ही सबूत काफी होंगे। जिया समझ चुकी थी कि इस लड़की से कुछ छुपा तो नहीं रहा, कहने लगी कि फाइनली तुमने मेरा मकसद ढूंढ निकाला है, तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। चूजी ने बताया कि मैं एक छोटी सी नौकरानी क्या ही चाह सकती हूँ सिवाय कुछ पैसों के। इधर जिया बोली कि ठीक है, मैं डील के बारे में सोचूंगी, जिसके बाद चूजी वहाँ से चली गई। जबकि यहाँ जिया सोच रही थी कि ये लड़की काफी स्मार्ट लगती है, शायद ही मैं अपने मकसद को छुपा पाऊँ। नेक्स्ट सीन में यंशु को दिखाया गया। देखने को तो उसने सामने बुक पकड़ी हुई थी, मगर वो काफी ज्यादा वरीड लग रहा था। जबकि लाओ भाई समझ चुका था, कहने लगा कि बॉस आप एक दफा शेनगुआन फैमिली का चक्कर लगा क्यों नहीं लेते, ताकि आपको सुकून आ जाए। वो बोला कि क्या मतलब, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, या तुम्हें मैं इतना फारिग लगता हूँ। लाओ भाई कहने लगा कि बॉस अगर मिस चुआन आपसे शादी नहीं करना चाहती तो कम से कम वो आपको शादी की इजाजत ही दे दे। अब देखे ना, आपकी उम्र भी गुजरी जा रही है, मुझे भी आपकी फिक्र होती है, इसी टेंशन में आपने बुक भी उल्टी पकड़ी हुई है। यंशु बेचारे को तो अब होश आया, वो लाओ भाई को डांटने लगा, जिस पर ये कहता है कि अच्छा अच्छा अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। असल में उसे चूजी की फिक्र हो रही थी, दिल ही दिल में सोच रहा था कि पता नहीं वो लड़की इस वक्त क्या कर रही होगी। दूसरी तरफ चूजी बहुत ही गौर के साथ चांद को देख रही होती है, जैसे कि उसने चांद में कुछ नया देख लिया हो। वही एक न्यू कैरेक्टर वी फांग नाम का लड़का उसे देखकर सोच रहा था कि ये लड़की कौन है, पहले तो कभी यहाँ पर नजर नहीं आई। साथ ही वो अपने डैड से कॉल पर बात करते हुए कह रहा था कि आप फिक्र नहीं करें, वैसे भी मुझे यहाँ पर वेट करने की तो आदत हो गई है, लेकिन मैं ये फाइल उन तक जरूर पहुँचा दूंगा। अभी उसके पास जिया आते हुए कहने लगी कि वी फांग यहाँ पर वेट करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि ओल्ड मैन तो ऑलरेडी ही सो चुके हैं, अब तुम्हें भी यहाँ से वापस जाना चाहिए। इस पर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे सो गए, जिस पर ये कहने लगी कि क्या अब तुम भी इस फैमिली के रूल्स को डिसोबे करोगे, जिस तरह की उस लड़की ने किया। जिया के जाने के बाद विफांग सोच रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन, फिर गाड़ी से उतरकर उसके पास आने लगा और पूछ रहा था कि आप उधर क्या देख रही हो। वो बोली कि मैं मून को देख रही हूँ, देखो ना कितना प्यारा है, इससे पहले मैंने मून को इतना प्यारा कभी भी नहीं देखा। खैर आप कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। विफांग उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि पहले तो मुझे लग रहा था कि शेनगुआन फैमिली सिर्फ मुझे ही बुली कर रही है, लेकिन आपको देखकर मुझे तसल्ली मिल गई है कि इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि कोई और भी है जो कि ये सब कुछ झेल रहा है। इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड भी खत्म हुआ। थर्ड एपिसोड भी मैं जल्दी ही आपके सामने ले आऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके।
हेलो दोस्तों, लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज का 3rd एपिसोड। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। एपिसोड के शुरुआत में वीफांग चूजी को अपना ब्लेजर पहनाते हुए कहता है कि काफी ठंड है यहाँ पर, मैं तो जा रहा हूँ, आप इसे पहन ले, कहीं आपको ठंड ही ना लग जाए। इसी दौरान चूजी को यंशु की कॉल आ रही थी, जिसे काट कर वो वीफांग से कहने लगी कि ये रॉन्ग नंबर से कॉल थी। वो बोला कि क्या मैं जाते जाते आपका नाम जान सकता हूँ। इसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम फेंग डिंग डोंग है, जो सुनकर वो वहाँ से चला गया और अपना ब्लेजर ले जाना भूल ही जाता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सुबह सुबह ही यंशु शेनगुआन फैमिली पहुँच आया था। चूजी उसे देखते हुए बोली कि आप अचानक से यहाँ। वो कहने लगा कि अगर मैं खुद यहाँ पर ना आता तो तुम तो मुझे कभी भी ना बताती कि वेनजिन ने तुम्हें बुली करने की कोशिश की। चूजी तो उसे सच में ही इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। कहने लगी कि आपको कैसे पता चला, जिस पर उसने बताया कि मुझे चुआन से पता चला। उसकी और जिया की कभी भी आपस में नहीं बनी, वो हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। तो मुझे अपनी इंजरीज दिखाओ। चूजी उसे नहीं दिखाना चाह रही थी कि कौन सी इंजरीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यंशु ने जबरदस्ती उसका हाथ चेक किया। कहने लगा कि उन्होंने तुम्हें इतना बुली किया और तुम अभी भी कह रही हो कि कौन सी इंजरीज। चूजी के हाथ पर चोट देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। एंड टाइम पर पीछे से जिया भी पहुंच आई अपने हस्बैंड को लेकर और यंशु से पूछ रही थी कि मिस्टर यंशु, काफी टाइम के बाद मुलाकात हुई आपसे। ये बोला कि हाँ, मुझे पता चला कि वेनजिन को चोट लगी है, तो मैंने सोचा कि उसके घर जाकर खैर खबर ही ले लेता हूँ। जिया काफी अच्छे से पेश आते हुए कहती है कि अरे इसकी क्या जरूरत थी, वैसे भी इतनी गहरी चोट तो नहीं लगी। लेकिन तभी उसकी नजर चूजी पर पड़ी और उसे रोकते हुए पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, या तुम्हारी नजर इस बार मिस्टर यंशु पर है। चूजी कहने लगी कि मैं तो बस चाय का कप देने के लिए आई थी, जो मैंने दे लिया, अब मैं वापस जा रही हूँ। जिया उसे ऐसे छोड़ने वाली कहाँ थी। उसे रोकते हुए कहने लगी कि अभी तक तो हमारी वो कल वाली डील भी पक्की नहीं हुई। तुम्हें बताती चलूं कि मुझे अपने हस्बैंड से बहुत प्यार है और कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। जबकि दूसरी तरफ यहाँ यंशु को मौका मिल गया था वेनजिन पर अपना गुस्सा उतारने का। वो उसे धीरे धीरे करके स्विमिंग पूल की तरफ लेकर जा रहा होता है और वेनजिन उसे समझाता रहा कि ये तुम क्या करने वाले हो, आगे तो कोई रास्ता भी नहीं, क्या तुम मुझे स्विमिंग पूल में गिराना चाहते हो। इधर जिया अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के वादे कसमें ले रही थी, जबकि उधर यंशु ने उसके हस्बैंड को स्विमिंग पूल में गिरा दिया। जो देखकर वो फौरन से भाग कर आते हुए कहती है कि हस्बैंड आप ठीक तो है ना। चूजी को भी देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और यंशु कहने लगा कि माफ करना भाई, मेरा हाथ फिसल गया था। जो कहने के बाद वो दोनों ही वहाँ से चले गए। नेक्स्ट सीन में यंशु चूजी के सिली एक्ट्स को देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा होता है कि उसे पौधों को पानी देना भी नहीं आ रहा सिंपल से टेक्नोलॉजी का यूज करके। लेकिन मिस चुआन उसे देखने नहीं दे रही होती, बार बार बीच में आ जाती है क्योंकि वो यंशु की अटेंशन लेना चाहती थी। उसे अपनी ड्रेस दिखाते हुए कहने लगी कि कैसी लग रही है, ये मैंने चाइना के सबसे बड़े डिजाइनर से बनवाई है। यंशु को तो वो वैसे भी अच्छी नहीं लगती थी, बजाय उसकी ड्रेस की तारीफ करने के उसको बुरा भला कह देता है कि ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं, और तुमने जो परफ्यूम लगा रखी है इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। लेकिन चुआन को उसकी बातें फिर भी बुरी नहीं लगी। वो कहती है कि आज तुम इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो। खैर ओल्ड मैन यहाँ पर आ गए हैं, तुम उनसे बातें करो और फ्री होने के बाद मेरे रूम में जरूर आकर मुझसे मिल लेना। जो कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही यहाँ पर ओल्ड मैन पहुँचे, जिनको देखकर यंशु ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीटिंग्स की और वो बोले कि आते ही साथ तुमने यहाँ पर मेस क्रिएट कर दिया, क्या जरूरत थी तुम्हें वेंजिन को स्विमिंग पूल में गिराने की। इधर यंशु बात बदलते हुए बोला कि जिया और वेंजिन मुझसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चुरा रहे हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि मुझे भी उन पर गुस्सा आना चाहिए। खैर आप मेरे बड़े हैं, अगर आप इसके लिए मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ये बात सुनकर ग्रैंडपा मुस्कुरा दिए, कहने लगे कि शेनगुआन ग्रुप की जो तुम्हारी कंपनी के साथ डील हुई थी, मैं चाहता हूँ कि वो अभी भी कंटिन्यू रहे। चाहे जियाओ तो अभी नहीं रहा, मगर इतने साल हो गए हैं कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को ढूंढ रहा हूँ। ये बात सुनकर इधर यंशु गुस्सा हो गया कि आपने जो कुछ जियाओ के साथ किया, क्या वो कम नहीं था जो अभी आप उनकी बेटी चूजी को भी ढूंढ रहे हैं। उसके अचानक से इस गुस्से वाले बिहेवियर पर ग्रैंडपा कहने लगे कि तुम मुझसे यहाँ लड़ने के लिए आए हो क्या। और वो शर्मिंदा होकर कहने लगा कि नहीं, मैं आपको मिस कर रहा था, इसलिए आपसे मिलने के लिए आया। बाहर ही खड़ी चूजी भी इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी और ग्रैंडपा ने भी यंशु की नजरों को पहचान लिया था कि वो बार बार पीछे देख रहा है। कहने लगे कि तुम मुझे देखने के लिए आए थे या फिर इस लड़की को देखने के लिए। अभी मुझे रियलाइज हुआ कि पीछे तो लड़की खड़ी है, वरना तो तुम हमेशा मुझसे ऐसे बात करते थे जैसे हम दोनों अपने हों। खैर अब तुम्हें यहाँ कुछ टाइम और बैठना है तो जरूर बैठो, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। तो कहकर
ग्रैंडपा वहाँ से चले गए। नेक्स्ट सीन में यंजू चूजी के पास आते हुए कहता है कि अच्छे से काम करो वरना तो मैं तुम्हारे पैसे डिडक्ट कर दूंगा। और अचानक से सुनकर वो तो डर ही गई। कहने लगी कि जो बातें आप अंदर कर रहे थे वो मैंने सारी सुन ली। अगर इस तरह आप गुस्सा हो जाया करेंगे तो जल्दी ही सबको पता चल जाएगा कि आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। और आपने ही तो कहा था कि हम एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहना चाहिए वरना हम पकड़े जाएंगे। इधर यंशु तो जैसे सिली मूड में था, कहने लगा कि अच्छा मैंने कहा था। उसके करीब जाते हुए कहता है कि मुझे तो यूँ लगा जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा हो। चूजी ने उसे एक टॉफी पकड़ाई उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि उसने वेंजिन से इसका बदला लिया। जबकि यंशु को पास्ट की मेमोरीज याद आती है जब उसने भी इसे ऐसी ही टॉफी दी थी और इसे बताया था कि तुम फिक्र नहीं करो जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। चूजी तो वहाँ से निकल गई, लेकिन पता नहीं क्यों यंशु को काफी अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इधर चुआन और जिया भी चुपके से इन दोनों की बातें सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में यंशु और चूजी दोनों साथ में ही रूम में आते हैं, जहाँ यंशु से पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे नहीं देने वाली, जिस पर चूजी बहुत ही फॉर्मल वे में कहने लगी कि क्यों नहीं, आप मेरे साथ इस रास्ते से चले। अब ये क्या खिचड़ी पक रही है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ भी चुआन और जिया इन दोनों को फॉलो कर रही थी। चुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इस लड़की की इतनी हिम्मत। जिया बोली कि इस लड़की को टपकाने में कुछ ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। आज रात 10 बजे इस लड़की को 3rd फ्लोर पर ले जाकर अच्छा सा सबक सिखा देते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडपा को शक हो गया था कि वो लड़की कोई आम लड़की तो नहीं हो सकती जिसे यंशु देख रहा था, इसलिए पहले ही उन्होंने अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन का कहा था। असिस्टेंट ने बताया कि उस लड़की का नाम फेंग डिंग डोंग है, जिसे कि एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था आज से 15 साल पहले और हैंडी रोड से। हैंडी रोड का नाम सुनकर तो ग्रैंडपा भी हैरान हो गए। दूसरी तरफ उधर चुआन और जिया ने बेचारी चूजी को घेर रखा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर में जो मर्जी करती फिरो। उस बेचारी को तो पता तक नहीं था कि आखिर ये दोनों मुझसे चाहती क्या है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग चूजी को कोई नुकसान पहुंचाते, एंड टाइम पर ग्रैंडपा इन दोनों के सामने आ गए। कहने लगे कि ये तुम दोनों क्या कर रही हो, ये जानने के बावजूद भी कि ये इलीगल है। ग्रैंडपा को देखकर वो दोनों ही वहाँ से चली गई और चूजी को ग्रैंडपा ने अपने पास बुला लिया। पूछने लगे कि तुम्हें डर तो नहीं लगा ना उन दोनों से। चूजी की शक्लो सूरत को देखकर उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। कहने लगे कि इतने साल गुजर गए, फाइनली तुम अपने घर में वापस आ गई हो। मैंने किसी को तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कहा था। ये रिकॉर्डिंग पेन भी तुम्हारा ही है ना, क्योंकि ये तुम्हारे सामान से मिला। तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो। चूजी उनके सामने अनजान बनने की कोशिश करती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। लेकिन ग्रैंडपा जानते थे कि वो जानबूझकर मुझे नहीं बताना चाह रही। कहने लगे कि मैं जल्दी ही सबके सामने तुम्हारी आइडेंटिटी अनाउंस कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी वापस मिल जाएगी। ये बोली कि फिलहाल मुझे आइडेंटिटी नहीं चाहिए, मैं डिंग डोंग ही बनकर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने डैड की बेगुनाही के सबूत चाहिए। लेकिन ग्रैंडपा उसे ऐसा करने नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम करना क्या चाहती हो, क्या तुम शेनगुआन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? जो हुआ वो तो वैसे भी हो चुका, उसे भूल जाओ और तुम भी अपने घर में वापस आ जाओ। चूजी बोली कि ग्रैंडपा आप मेरे डैड को कितनी आसानी से भूल गए, एक बार भी आपने उनकी बेगुनाही को साबित नहीं करना चाहा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उन्हें हर हाल में इंसाफ दिला कर रहूंगी। चाहे ग्रैंडपा ने उसे समझाने की काफी कोशिश की कि वैसे भी हमारी फैमिली में सब कुछ इतना बुरा चल रहा है, तुम्हें भी पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। लेकिन वो बोली कि मैंने आज आपको पहली बार ग्रैंडपा कहा है और शायद ही ये आखिरी बार भी हो, क्योंकि मैं अपने डैड का नाम जरूर क्लियर करूंगी। ये कहकर चूजी भी वहाँ से चली गई। मगर ऐसा क्या है जो कि ग्रैंडपा भी छुपाना चाह रहे थे, ये तो हमें आने वाले ही एपिसोड्स में पता चलेगा, क्योंकि हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ। एक बार दोबारा से आप लोगों को बताती चलूं कि मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि लाने वाली वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने जिया और चुआन को अपने पास बुला लिया था। चूजी को भी वहीं पर रुकने के लिए कहा और बताते हैं कि कल कंपनी में हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है, इसलिए जिया और चुआन तुम्हें और अपने असिस्टेंट को भी कहते हैं कि तुम लोगों को मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि घर में बैठकर रेस्ट करो, मेरे साथ किसी सर्वेंट को भेज दो। असिस्टेंट बोले कि ठीक है
मास्टर, मगर आप किसको साथ लेकर जाना चाहेंगे? जिस पर वो कहने लगे कि ये लड़की ठीक है, यही मेरे साथ चली जाएगी। इधर जिया और चौहान को समझ नहीं आता कि आखिर डैड को हो क्या गया है, वो इस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों करने लगे हैं। जिया फौरन से कहने लगी कि ग्रैंडपा, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है और आप अकेले जाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि आप अपने साथ ही सर्वेंट को लेकर जाएंगे, हम सबके होते हुए भी। जिसके जवाब में ग्रैंडपा ने कहा कि मैं तुम लोगों के साथ बहुत अरसा गुजार चुका हूँ, क्या मैं नहीं जानता कि तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोगों को तो बस ज्यादा से ज्यादा शेयर्स चाहिए और यही चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं, ताकि तुम में से एक कंपनी की चेयरमैन बन जाए और दूसरी जनरल डायरेक्टर। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं, यही चाहते हो? यहाँ तो दोनों की ही नजरें झुकी हुई थी, लेकिन चौहान कहने लगी कि डैड आपने गलत समझ लिया है, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, भला ऐसा क्यों चाहेंगे हम? और आपका हुक्म सर आंखों पर, आपने जो भी फैसला लिया होगा बिल्कुल ठीक ही लिया होगा। आफ्टर दैट ग्रैंडपा वहाँ से चले गए। जिया भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन जब चूजी वहाँ से जाने लगी तो चौहान ने उसे रोक लिया और कहती है कि इधर मेरे पास आओ। डैड तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हैं, शायद इसलिए कि उनको तुम पर रहम आ गया हो, लेकिन अब एक बात मैं बता दूं कि उनका अच्छे से ख्याल रखना, वरना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस तरह से वो चूजी को झटक कर ये बात बता रही थी, वो कहने लगी कि मैं आपको एक ही मशवरा देना चाहूंगी कि दूसरों को बुली करना खत्म कर दो। इस पर चौहान को गुस्सा आ गया, उसे चपेट मारने लगती है, मगर शायद ही उसने चूजी को कुछ ज्यादा ही वीक समझ लिया था, क्योंकि एंड टाइम पर उसने चौहान का हाथ पकड़ लिया और झटक कर नीचे सोफा पर गिरा देती है। बिल्कुल ही ऐसे दिखा रही थी जैसे अब तुम्हारी ज्यादा नहीं चलने वाली। फिर चूजी भी वहाँ से चली गई, जबकि यहाँ चौहान सोच रही थी कि तुम्हें तो मैं ज्यादा देर तक इस फैमिली में टिकने देने वाली नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा चूजी को अपने साथ एक मीटिंग में लेकर आए थे, जिसमें वो कंपनी के सभी कैपेबल लोगों से उसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहते थे। पहले तो ग्रैंडपा उसे एक एक करके बता रहे थे कि कौन हमारी कंपनी का कौन सा काम संभाल रहा है और कौन कितना कैपेबल है। वीफांग भी अपने डैड मिस्टर तोंगजी के साथ वहाँ पर मौजूद था, यानी कि वो लोग काफी टाइम से ही ग्रैंडपा के साथ कंपनी में काम कर रहे थे। इधर ग्रैंडपा चूजी से कहने लगे कि तुम भी इन सबको अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, जिस पर वो सबको हेलो हाय करने के बाद बताती है कि मेरा नाम फेंग डिंग डोंग है और मैं शेनगुआन फैमिली की मेड हूँ। जो सुनकर तो सभी लोग हैरान हो गए, इवन के वीफांग भी, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मिस्टर तोंगजी इस बात को दबाने के लिए फौरन से कहने लगे कि हेलो डिंग डोंग, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जबकि ग्रैंडपा भी इस बात को नॉर्मल दिखाना चाह रहे थे। मिस्टर तोंगजी से कहने लगे कि तुम्हें याद नहीं, मैंने बहुत कुछ तुमसे ही सीखा है, बिल्कुल ही एक सर्वेंट की तरह। वो बोले कि अरे आप इस तरह कहकर हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं, आपके सामने तो हम सभी आपके सर्वेंट्स हैं। आफ्टर दैट ग्रैंडपा वीफांग से पूछने लगे कि तुम्हारी एज क्या है। जब उसने बताया कि 22, तो ग्रैंडपा कहने लगे कि मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम उनकी बहुत हेल्प करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम हमेशा अपने डैड के असिस्टेंट बनकर रहोगे तो ये तुम्हारे टैलेंट को वेस्ट करना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। वीफांग के लिए तो यह काफी खुशी की बात थी। जिसके बाद ग्रैंडपा ने बताया कि मैं चाहता हूँ तुम फेंग डिंग डोंग को अपने साथ ले जाकर उसे हमारे प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट सिखाओ। उसे तो इससे कोई मसला नहीं था, मगर एक और एल्डर बोल पड़ा कि मास्टर आपको नहीं लगता कि वीफांग को इतने छोटे काम देखने की जरूरत नहीं, ये तो कोई और भी कर सकता है। जिसे ग्रैंडपा ने ये कहकर चुप करवा दिया कि तुमसे किसी ने मशवरा लिया। उधर मिस्टर तोंगजी कहने लगे कि आपने मेरे बेटे के लिए कोई काम चुना है, यकीनन बहुत सोच समझ कर ही चुना होगा। ग्रैंडपा ने उनको अपने साथ चलने के लिए कहा और जाते जाते वो वीफांग से कहते हैं कि तुम चूजी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना। उन लोगों के जाने के बाद यहाँ चूजी यंशु की हुई बात के बारे में सोच रही थी और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब यंशु ने कहा था कि तुम्हारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका, ओल्ड मैन अब जान चुके हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा अगला टास्क उनके सबसे खास आदमी के करीब होना है। यानी कि ग्रैंडपा को वो रिकॉर्डिंग पेन मिलना भी प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। इधर प्रेजेंट में चूजी ने वीफांग को अपने साथ बैठने के लिए कहा और पूछने लगी कि क्या बाकी सब की तरह तुम्हें भी अजीब लग रहा है कि एक नौकरानी होकर मैं इतनी बड़ी पोजीशन पर आ गई हूँ। वो बहुत ही नॉर्मल वे में बोला कि अगर ओल्ड मैन ने ये सब कुछ किया है तो यकीनन कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। चूजी कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, बस तुम मुझे फॉलो करते रहो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी या तुम्हारे डैड की पोजीशन को कुछ भी नहीं होगा। वीफांग कहता है कि ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हें फॉलो करने के लिए कहा है तो यकीनन मैं फॉलो करूंगा, लेकिन दिल ही दिल में तो उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ चूजी चिल करने के लिए बीच साइड पर आकर झूले ले रही होती है। दिखने से तो वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, तभी अचानक से यंशु ने उसके पास आकर उसे डरा दिया। इस पे वो कहने लगी कि क्या आपने मुझे इतनी भोली समझ लिया था कि आप जो भी कहोगे तो मैं मान जाऊंगी।
चाहूंगी, एक सवाल पूछूं आपसे, आप मेरे डैड के दोस्त नहीं थे बल्कि उनके सबसे बड़े कंपटीटर थे, है ना? ये बात सच है ना? लेकिन आप फिर भी मेरे डैड की इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? यंशु तो अचानक से सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन चूजी बोली कि बस बस आप झूठ बोलना बंद भी कर दें, वैसे भी मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। मुझे इतना भी पता है कि आप मेरे डैड के साथ ही पले बड़े हैं। जब मेरे डैड छोटे थे तो आप उनको भैया कहकर पुकारा करते थे। हाँ, लेकिन दिल ही दिल में उनसे जेलस भी होते क्योंकि वो औसम थे और आप हमेशा उनको बीट करना चाहते थे। यंशु तो गुस्से से रेड हो गया कि मैंने कब उनको भाई कहा और मैं कब उनको बीट करना चाहता था? तो मैं ये सब कुछ बताया किसने है? पहले तो ये बताओ तुम मुझे। चूजी बोली कि ये सब कुछ मुझे मिस होंगबो ने बताया और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैंने उनसे और भी बहुत कुछ पूछा, आपके बारे में भी पूछा। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर अब मैं आपको बताऊँ तो आप वो सारी बातें मानने से इनकार कर देंगे। वैसे एक बात तो है, यकीनन आप मेरे डैड को दिल से भाई मानते थे, वरना तो अब भी आप उनकी इतनी हेल्प क्यों करते? चूजी ठीक समझ रही थी कि अगर मैं इनको बता भी दूं तो इन्होंने मानना तो है ही नहीं, क्योंकि यंशु कह रहा था कि तुमने बिल्कुल झूठ सुना है और वैसे भी वो सारी सीक्रेट बातें थी, तुम्हें जानकर भी क्या करना, उन बातों में अब तुम्हें इतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। खैर, चूजी इतना तो जान चुकी थी कि यंशु बुरा लड़का नहीं, चाहे वो एरोगेंट और रूड दिखाने की कितनी भी कोशिश कर ले। फौरन से भागकर उसके पास आते हुए कहती है कि चलो मैं आपको झूले दूं। जब मैं छोटी थी तब मेरे डैड भी मुझे यहाँ पर झूले दिलाने के लिए लाया करते थे और झूले लेते हुए सनसेट को देखना, वाह, इसका मजा तो बिल्कुल अलग ही है। चलो आज आप भी एक्सपीरियंस कर लो। जबरदस्ती उसे झूले देने लगी, जबकि वो कह रहा था कि नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना, ना ही मुझे ये कुछ एक्सपीरियंस करना है। लेकिन चूजी भी जिद्दी तो थी ही, फिर भी उसे झूले देते ही जा रही थी। चाहे इधर यंशु ने भी उसे पहले झूले लेने से मना कर दिया था, मगर अब उसे भी काफी मजा आ रहा होता है। दूसरी मजे की बात ये थी कि उसे चूजी के ये सिली एक्ट्स भी अच्छे लगने लगे थे। हालांकि इससे पहले वो हमेशा रूड ही रहता था और इस तरह की चीजें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। चूजी को देखकर आज उसे कुछ नया और कुछ अलग फील हो रहा था, जो इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा ने जिया और चुआन को दोबारा से अपने पास बुला लिया था। वो भी पूछने लगी कि ग्रैंडपा, आपने रात के इस वक्त हमें क्या बताने के लिए बुला लिया? ग्रैंडपा चुआन से कहने लगे कि कल से कंपनी जाते हुए तुम डिंग डोंग को भी अपने साथ लेकर जाया करोगी, क्योंकि मैंने उसे कंपनी में जॉब दिलवा दी है, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। मुझे शर्म आ रही थी कि वो हमारे घर में एक नौकरानी की तरह काम कर रही है। असल में ग्रैंडपा चूजी की रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकते थे, क्योंकि चूजी ही ऐसा नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने ये तरीका ढूंढा। जिया को तो ये सुनकर गुस्सा आ गया कि ग्रैंडपा, वो सिर्फ एक नौकरानी ही तो है, उसके साथ इतनी हमदर्दी करने की क्या जरूरत? जबकि चुआन समझदार थी, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती, कहने लगी कि ठीक है डैड, आपने जो भी कहा मैं उस पर जरूर अमल करूंगी। उसकी तरफ से हाँ सुनने के बाद ग्रैंडपा वहाँ से चले गए, जबकि इधर जिया को अभी भी गुस्सा आ रहा था। चुआन से कहने लगी कि मुझे तो लगता है कि इस नौकरानी के अगेंस्ट हमें मिलकर काम करना होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अकेले में उसे इस घर से बाहर निकाल पाएंगे। देखो ना, हमारे वो दिन भी आ गए कि अब हमें एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। उधर चुआन बोली कि मुझे नहीं लगता ये लड़की कोई आम लड़की होगी। वो बोली कि क्या मतलब? इसी हद तक तो चुआन समझ चुकी थी कि डैड इस लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं। कहने लगी कि तुम्हें नहीं लगता ये लड़की बिल्कुल जियाओ की तरह दिखती है? नेक्स्ट सीन में ये दोनों मिलकर यही बात किसी और को फोन कॉल पर बता रही थी, साथ ही चूजी की पिक्चर भी सेंड की, क्योंकि उसने बताया कि इस लड़की को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और क्यों, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर तो चुआन और भी ज्यादा हैरान हो गई कि बॉस ऐसा कैसे कह सकती है। पहले यंशु उस लड़की की साइड ले रहा था, फिर ग्रैंडपा और अब बॉस भी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि इसका जरूर जियाओ से कोई लेना देना है। अगर ये लड़की सच में ही चूजी निकली तो फिर हमारे इतने सालों की मेहनत तो बर्बाद हो जाएगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। लेकिन गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों, इस सीरीज के बाकी के एपिसोड्स आप लोगों को मेरे न्यू चैनल मिनी ड्रामा वर्स पे देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग बाकी के एपिसोड्स भी देख सकते हैं, जो मैं 1 बाय 1 करके अपलोड कर रही हूँ। साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि मैं आने वाली वीडियोस को भी जल्दी ला सकूं।